सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट राकेश सैनी जी से, जो कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री रह चुके हैं। 8 सालों तक युवा कांग्रेस जबलपुर के अध्यक्ष रहे हैं। आरडीवीवी के कार्य परिषद सदस्य रहे हैं। टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं और अभी वर्तमान में पिछले 10-12 सालों से नगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद का निर्वाह कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि राजनीति में आना किस तरह हुआ? ये मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी थी और मैं हाउस कैप्टन से मेरा सफ़र चालू हुआ। जी। उसके बाद मैं छात्र जीवन जब कॉलेज में प्रवेश किया तो मैं छात्रों के साथ उनकी मदद करना, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए, ये मेरे उसके अंदर जज्बा था, एक सेवा का भाव था। तो उसी के कारण मैं आज राजनीति में हूँ। जी। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, ऐसे में परिवार से क्या मार्गदर्शन मिलता है आपको? देखिए, मेरे बड़े भाई आर.के. सिंह सैनी जी हैं, जी। वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वाइस चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल हैं। मेरे बड़े ब्रदर सम्मति सैनी जी हैं, जो महामंत्री कांग्रेस कमेटी के हैं और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कई बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी। और मेरी भाभी जिला पंचायत सदस्य भी रही है। तो जी। उनको जब मैं देखता था कि एक उनके अंदर सेवा भाव और मानव सेवा, जन सेवा, लोगों के लिए आधी रात को फ़ोन करने, कोई समस्या उसको हल करना, उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर भी आया कि मुझे भी जन सेवा करना चाहिए और दलगत राजनीति से हटकर सभी वर्गों के लिए हम सेवा करते हैं और एक सामान्य परिवार से हम लोग आते हैं और हमारा पूरी जॉइंट फैमिली है। तो इसी प्रकार मुझे जन सेवा करने के लिए मुझे भाइयों से, भाभी से, पूरे परिवार से मुझे ये सहयोग मिला और मैंने इसको अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। जी, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि परिवार के इतने सदस्य आपके राजनीति में रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि ही जी। राजनीतिक रही है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि साथ बैठे हैं शाम की चाय पर और किसी टॉपिक पर कोई डिस्कशन, कोई वाद-विवाद हुआ हो घर में? देखिए, हम लोग जब बैठते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन तो कम होता है, लेकिन फैमिली डिस्कशन ज़्यादा होता जी, है। बिल्कुल। चूँकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो बड़ा हमारे में प्यार, आपस में बहुत प्यार है, तो कभी ऐसा वाद-विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन हँसी-मज़ाक और गप-शड़प्पा चलता रहता है और परिवार की बातें चलती हैं और दूसरे चूँकि हमारा बड़ा परिवार है, तो बच्चे भी काफ़ी हैं, तो पढ़ाई-लिखाई की एकेडमिक माहौल है पूरे परिवार में, जी। तो इन्हीं पे चर्चा की जाती है। जी, मतलब राजनीति किसी मुद्दे को आप घर पर नहीं डिस्कस नो, करते हैं। नो। अच्छी बात है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या तैयारी है? जी, आने वाले चुनाव में हम लोग सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और समय-समय पर संगठनों की बैठकें हो रही हैं और हमारे जैसे माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आदेश है कि आप बूथ पर जाइए, मंडल सेक्टर का जाइए, ब्लॉक लेवल पे करिए, शहर लेवल पे करिए। हर स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैनात हैं और बढ़-चढ़ कर कार्य कर रहे हैं और जो भी उनसे बन पड़ रहा है, हर स्तर पर जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। आपके राजनीतिक कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा? जी देखिए, मैं संगठन का अध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, तो इसलिए मुझे संगठन के लिए काफ़ी अनुभव है। चूँकि मैं संगठन चलाया हूँ, युवक कांग्रेस का लगभग 8 वर्षों तक मैं अध्यक्ष रहा और मैंने उसमें सिर्फ़ राजनीति ही नहीं, मैंने सांस्कृतिक भी, चित्रकला प्रतियोगिता भी, खेल-कूद गतिविधियाँ भी, हर प्रकार के एंगल से मैंने पॉलिटिक्स को किया और खूब पॉलिटिक्स। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि बड़ी डिफरेंट सी बात है वो, दलगत राजनीति से हटकर हमारा युवक कांग्रेस का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक मैच का आयोजन किया गया। ये पहली दफा हुआ था, मेरे को नहीं लगता उसके बाद कभी हुआ हो और उसमें हमारे स्वर्गीय महापौर माननीय विश्वनाथ दुबे जी और स्वर्गीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय ईश्वरदास रोहानी जी सब हमारे स्टेडियम में मौजूद थे और वो मैच हम लोग ने जीता था। लेकिन बहुत ही आनंद आया था। हर चीज को दलगत से लेकर नहीं चलना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें उससे उठ के भी कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि जनता जब आपके पास लोग समस्या लेकर आते हैं, तो आप जनता की समस्याओं का समाधान किस तरह करते हैं? देखिए, जब भी जो जनता हमारे पास अपनी समस्या लाती है, वो समस्या किस प्रकार की होती है, जिससे संबंधित होती है।
चाहे तहसील से हो, चाहे नगर निगम संबंधी हो, चाहे कलेक्ट्रेट संबंधी हो, चाहे थाने संबंधी हो, हम उसको तत्परता के साथ उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और अगर हमको जरूरत पड़ती है मौके पर जाने की, मौके पर जाकर भी उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो वहाँ जाकर आप समस्या का निवारण करते हैं। तो एक सवाल उठता है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए आपको क्या परेशानी आती है जब आप अपना दायित्व इस तरह से पूरा करते हैं? देखिए, समस्या तो काफी आती है, क्योंकि सरकार, जो शासन है वो सरकार से चलता है जी। और जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के चुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने स्तर पर जो भी उनकी समस्या हल कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। जहां भी हमें जाना पड़े हम जाते हैं, और जिस स्तर पर भी जाना पड़े हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन समस्या तो आती है, क्योंकि अधिकारियों को फोन आ जाते हैं, उससे ऊपर अधिकारी के फोन आ जाते हैं, भाई इसका काम नहीं करना है, इसका काम करना है। लेकिन हम पूरी ताकत लगाते हैं और जो हमसे बन पड़ता है हम उस कार्य को करने के लिए मुस्तैदी से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चाहे सरकार, अब तो 2023 में सरकार कांग्रेस की आनी है, तो और अच्छे कार्य करेंगे। जी, बिल्कुल। तो ये तो हो गई प्रदेश स्तर की बात। पर अगर हम जबलपुर की बात करें तो महापौर आपकी पार्टी के हैं। ऐसे में आप क्या स्पष्ट रूप से बता पाएँगे कि वे कितना अन्याय कर पाए हैं अब तक के कार्यकाल में, भले ही कुछ महीनों का रहा हो, जबलपुर के विकास को लेकर या जनता की समस्याओं को लेकर? देखिए, महापौर जी को भी बने बने साल हुआ है, क्योंकि इसके पहले 15 सालों तक तो बीजेपी का ही, भारतीय जनता पार्टी का महापौर था। जी। तो अब 1 साल के अंतराल में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जैसे गंदे नाले जो मिल रहे थे नर्मदा जी में, उसके लिए प्रोजेक्ट लाए, वो कार्य काफी प्रारंभ भी हो चुका है। चूंकि वो इतना छोटा काम नहीं है कि वो बहुत जल्दी हो जाए। शहर की सड़कें हैं उनमें डामरीकरण हो रहा है, नालियां बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और जो भी देखिए 1 साल में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उनको मौका मिलेगा और अच्छे से काम करेंगे। अभी तो समय उनके पास 1 साल का ही है। जी। प्रदेश की वर्तमान सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, प्रदेश की सरकार से तो हमारी अपेक्षा, मुझे नहीं लगता कुछ जनता को भी हो और मुझे भी हो। वो भ्रष्टाचार और इसी टाइप के घोटालों की सरकार है। अभी आपने व्यापाम व्यापम घोटाला, अभी पटवारी घोटाला, किसी को भी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। प्रलोभन दिए जा रहे हैं लेकिन किसी के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी सरकारों से मुझे लगता नहीं कि किसी जनता को, मुझे तो छोड़िए आम जनता को कोई अपेक्षा नहीं होगी। जी। अगर आप चुनकर आते हैं कैंट से, तो कैंट वासियों के लिए क्या नई सौगात लेकर आएँगे? देखिए, जबलपुर शहर में कारखाना नगरी के नाम से जाना जाता था, जी। क्योंकि चारों तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और मेरा ख्याल कैंट विधानसभा में लगभग 80% लोग निवास करते हैं, जी। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर हुए ही लोग हैं जो वहां पर सेटल हो गए हैं। तो जब उनको, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्षेत्र है, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र हैं, वहां पे लगभग पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। यहां तक रही मेरी बात जी। कि मैं अगर चुनता हूं तो क्या करूंगा, जी। मैं रोजगार, स्वास्थ्य, अच्छे स्कूलों का बनाना, आपको अच्छी शिक्षा देना, खेल के मैदान बनाना, महिलाओं का सुरक्षित रखना, महिलाओं को सुरक्षा देना, और भी जो भी कार्य होंगे मेरे से मैं वो करूंगा और उसको अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हमारे रांची स्थित, आपको बताना चाहूंगा कि रांची में एक खेल का मैदान नहीं है। जी। 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, लेकिन आज तक एक खेल का बड़ा स्टेडियम नहीं बन सका। हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हम खेल से भी बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे 2 स्पोर्ट्स क्लब हैं फुटबॉल के, जो 55 साल पुराने हैं। एक के मेरे बड़े भाई साहब अध्यक्ष है, एक का मैं अध्यक्ष हूं, और 55 से, जिसमें कि पूरे कर्मचारियों के बच्चे खेलते हैं। और आप जान सकते हैं कि फुटबॉल एक मध्यम वर्गीय और उनसे नीचे के तबके का खिलाड़ी खेलता है। तो उन लोग को हम लोग कितने सालों से मैनेज कर रहे हैं और हमारा क्लब चैंपियन भी रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कैंट में सुविधाएं होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बना दिया है लेकिन स्टाफ नहीं है। और माननीय स्वर्गीय हमारे अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने ट्रिपल आईटी, उनकी देन थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी बनी है कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी, आप देख लीजिए इनने कौन सा नया काम किया। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। यहां पर लोगों को रोजगार तो देने की बात, रोजगार लेने की बात कर रहे हैं। आज हमारा कैंट क्षेत्र पूरा कारखाना नगरी से घिरा हुआ था,
वहां रोजगार था तो हमारे व्यापारियों का भी रोजगार बढ़ रहा था, आम जनता का रोजगार बढ़ रहा था, सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार प्राप्त था। लेकिन आज की स्थिति में बहुत ही हमारी जनमानस, पूरी जनता कैंट विधानसभा की बहुत ही परेशान है कि वहां से कारखाना जो हमारी नगरी के नाम से जाना जाता है आज प्राइवेटाइजेशन की ओर है, और वहां पे भर्तियां तो की नहीं जा रही हैं लेकिन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चाहे आप कजरवाड़ा की बात ले लो, कजरवाड़ा में इतनी सारी कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों में देखिए जाके अब क्या, ना सड़क है ना बिजली, बिजली तो है लेकिन खंबे कहीं रोड के बीच में लगे हैं, कहीं साइड में लगे हैं, नाली नहीं, निकासी नहीं है। तो इस प्रकार से 30-35 साल के विकास में क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। के लिए भी हमको कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का हायर करना पड़ता है, ग्राउंड कहीं कहीं का करना पड़ता है, लेकिन हमारे वहां पे कोई किसी प्रकार का ग्राउंड नहीं है। जी, इंटरनेशनल स्टेडियम को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तो होना चाहिए, जी, जैसे ग्वालियर, इंदौर सब जगह है। ये तो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं उनको इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए। हम तो लड़ाई लड़ेंगे लेकिन आवाज उनकी सुनी जाएगी विधानसभा के अंदर। तो ये तो उनका कार्य है, और हम तो चाहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बने, शहर हमारा विकसित हो, हमारे शहर में बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स हो, जिससे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। यही हमारी सोच है। जी, जैसे कि आपने बीजेपी के भी पिछले 30 सालों के असफलताएं गिनाई जिसे कह सकते हैं, तो क्या उम्मीद करे जनता जबलपुर की कि अगर आप जीत कर आते हैं तो ये इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी? देखिए, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप ये मान के चले कि जो मैंने समस्या गिनाई इससे निजात मिलेगी, जी, 100% मिलेगी। और जैसे कि हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जो हमसे हमारे मैनिफेस्टो में लाया है कि 1500 नारियों को सम्मान के रूप में दिया जाएगा, 500 का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी, 200 को हाफ किया जाएगा, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, जब हमको मौका मिलेगा, और निसंदेह इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमको कहने में कि 2023 में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व बनेगी, और कैंट नहीं पूरे जबलपुर शहर का विकास होगा। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कमलनाथ जी ने घोषणा की है 1500 हर महिला के बैंक खाते में, तो क्या रोजगार देना ज्यादा उचित नहीं होता? जी देखिए, रोजगार तो देना बहुत जरूरी है, रोजगार के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे नौजवान इतने बेरोजगारी की हालत में हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि 15 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना रोजगार मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने दिए? आपने लोगों को प्रलोभन दिया कि हम 15-15 लाख रुपया आपके खाते में डालेंगे। डाले आपने खाते में? नहीं डाले। तो झूठ और फरेबियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। तो आप इनसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी और डंके की चोट पे बनेगी, उसपे आपको सबसे पहले नौजवानों के रोजगार की चिंता होगी, स्वास्थ्य के बारे में चिंता होगी, और महिलाओं के एम्पावरमेंट, महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में चिंता होगी। ये मुद्दे रहेंगे हमारे विशेष रूप से, जो कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले पहली कैबिनेट में ही ये सब पास होगा। बिल्कुल, क्योंकि पैसे अकाउंट में डालना तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं नहीं, है। कोई सोल्यूशन नहीं है, ये प्रलोभन है। जी। ये बताइए कि अभी आपने जो महिला सुरक्षा को लेकर बात कही है, तो इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी सरकार आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, लेकिन आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ। जी, तो जब तक महिला को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, महिला को एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण नहीं होगा, उनको रोजगार से, उनको पुलिस हेल्पलाइन से, उनको हर तरीके से उनको हमको बिल्कुल ताकतवर बनाना होगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। ऐसे हमको जब तक योजना नहीं बनेगी, हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारे माताएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। और जो बीजेपी का नारा है, जी, ये बिल्कुल झूठा नारा है। आपने देखा होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, ऐसा तो किसी ने देखा नहीं, हर आदमी शर्मसार है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर भी पार्लियामेंट में बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसके कारण अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं, ऐसे में आपका टिकट लेना या माँगना कितना उचित है? देखिए, वरिष्ठता तो एक होती है, ये सच है, लेकिन राजनीति में वरिष्ठता और ये कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं होता है टिकट के लिए। क्योंकि अभी हमारे राहुल गांधी जी का भी संदेश है कि 50 मतलब नौजवानों को टिकटें दी जाएंगी, 50% नौजवानों को टिकटें दी जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जो जनता के बीच में रहेगा, चाहे जी, वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो,
जो जनता की सेवा करेगा, जब जनता से आवाज आएगी कि तब जाकर के आपको टिकट मांगना चाहिए। आज मैं खुद टिकट नहीं मांग रहा। मुझे लोगों ने कहा, मैं तो 30 साल से कैंट में हूं, मैं तो कैंट में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से सेवा कर रहा हूं, मैंने आज तक टिकट नहीं मांगी। लेकिन अब जब जनता ने बोला, मेरे साथियों ने बोला, आम जनता ने बोला, जब जनता की आवाज आई तब मैंने मांगी। नहीं तो मैं इतने साल से सेवा कर रहा था, आगे भी सेवा करता। क्योंकि राहुल गांधी जी की हमारे स्टेटमेंट भी है कि 50% नौजवानों को टिकट देनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में जो जनता के बीच में रहेगा वही वरिष्ठ है, और जो जनता की आवाज बनेगा वही वरिष्ठ है। जी, हाल ही में कैंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें एक व्यक्ति एक पद की बात कही गई थी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं ने एक अभी कैंट विधानसभा में मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस की, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तो वहां पर जो हमारे कार्यकर्ताओं के विचार थे वो हम भी सुन रहे थे, और सबने यही विचार रखा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, ताकि महापौर जी भी अपना भी काम कर सके और संगठन का एक पैरेलल काम चलता रहे। क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की गाइडलाइन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन है, और ये राहुल गांधी जी ने की थी। किसी विशेष व्यक्ति ने इस बात को मुद्दा नहीं बनाया है कि एक व्यक्ति एक पद के लिए, ये कांग्रेस की गाइडलाइन है और कांग्रेस ने ही मुद्दा बनाया है, कांग्रेस का ही ये गाइडलाइन है, और कांग्रेस के ही गाइडलाइन पे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए थे। जी, ओके। कहा जाता है ईश्वरदास रोहाणी जी के अच्छे जनहित में किए गए कार्यों के द्वारा और सहानुभूति स्वरूप अशोक रोहाणी जी को पद मिलता रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ईश्वरदास रोहाणी जी के सच बात है कि ईश्वरदास रोहाणी जी के किए हुए कारणों के कारण ही हमारे विधायक जी अभी तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। इन्होंने कुछ व्यक्तिगत ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जिससे कि पब्लिक में एक अलग सी इमेज बने, और जनता के बीच में मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि मैंने बताया कि वहां खेल का मैदान नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन स्टाफ नहीं है। ऐसा कोई संस्थान नहीं दिया हमारे कैंट विधानसभा को, जो ऐसा कोई स्कूल नहीं दिया, जो कि स्कूल बिल्कुल आजकल कितने एक्सीलेंट स्कूल बन रहे हैं, कई प्रकार के कुछ भी हमको कैंट विधानसभा को नहीं मिला कि जो उनकी उपलब्धि गिना सके हम। बिल्कुल। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा, एक तो मैं आम जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप कैंट के विकास के लिए कांग्रेस को चुने, और जो हमारा सी टाइम्स का जो हमारा शो है, ये बड़ी निष्पक्षता और निर्भीकता से अपना शो दिखाते हैं, जिसमें एक मीडिया की जो नेगेटिव इमेज बनी है उससे अलग हट करके जो आपने हमारी बात आम जनता तक पहुंचाई, और इसी प्रकार आपका आगे भी आप पहुंचाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के इतने स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए। तो ये थे राकेश सैनी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जिन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से और बेबाकी से अपनी बात हमारे समक्ष रखी और काफ़ी समस्याओं के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि अगर ये आते हैं जीत कर, तो किस तरह जनहित में कार्य करेंगे। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।